नेक्स्ट क्लास हम लोग कंडक्टर्स को डिफाइन किया, उसका कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, जिसमें लास्ट एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे थे कि एक आर्बिट्रेरी कंडक्टर था, सॉलिड कंडक्टर, इस में से कोई स्मॉल रीजन में से आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। तो ये रीजन बहुत स्मॉल रीजन है, स्मॉल वॉल्यूम रीजन है ये डीवी, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो ये रीजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। न्यूट्रल था पहले वो रीजन, वहाँ से निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को आप रिमूव कर दिया तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और ये चार्ज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सरफेस पर, कंडक्टर के आउटर सरफेस पर। इस चीज़ को मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? ये बहुत स्मॉल रीजन में ये पॉजिटिव चार्ज है, आप इसको एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हो। मान लो इस पॉइंट चार्ज का टोटल चार्ज है Q, ट्रीटिंग दिस स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज रीजन एज ए पॉइंट चार्ज। Charged region as a point charge and draw a spherical Gaussian surface इस स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज रीजन को एक पॉइंट चार्ज एज्यूम करें और इसके अराउंड एक स्फेरिकल गसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो फ्लक्स अक्रॉस दैट गसियन सरफेस हो जाएगा, फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस। जब गसियन सरफेस स्फेरिकल हो और तो उस और पॉइंट चार्ज पार्टिकल सेंटर पर, तो इस केस में जो फ्लक्स आता है वो E इंटू 4πr², आर इसका रेडियस हो गया स्फीयर का, और चार्ज इनक्लोज्ड ही तो फाइंड करना है, यही तो प्रूव करना है कि ये इसके अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, वॉल्यूम में कभी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो प्रूव करना है, यानी Q इनक्लोज्ड आपको फाइंड करना है। तो अब आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो। यूजिंग गॉस थ्योरम, phi equal to Q enclosed by epsilon naught, phi E into 4πr²। Q enclosed फाइंड करना है हम लोग को, लेकिन एक चीज़ देखिए, हम लोग पहले प्रूव कर चुका है कि कंडक्टर के वॉल्यूम रीजन में जहाँ भी मटेरियल्स है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था कंडक्टर का, सॉलिड कंडक्टर के हर पॉइंट पर फील्ड जीरो, जहाँ भी मटेरियल होगा कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो ये E जीरो है एट ईच पॉइंट इनसाइड कंडक्टर। तो E का जीरो आना, सिंस E at each point is जीरो, तो इधर जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, इट मीन्स दैट चार्ज इनक्लोज्ड इज ऑल्सो जीरो, यानी इसके अंदर चार्ज इनक्लोज जीरो, तो कहाँ गया ये चार्ज? हेंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आउटर सरफेस। Thus it is proved that this charge created in this small volume region will distributed on outer surface, that the charge created in volume will goes to the outer surface of conductor।
goes to the outer surface of conductor. That is, this figure is equivalent to this figure. ये सारा का सारा चार्ज जो आप वॉल्यूम में क्रिएट किया था वो वहाँ नहीं रहा, ये कंडक्टर के आउटर सरफेस पर आ गया, और टोटल चार्ज अभी भी सरफेस पर वह तो उतने ही रहेगा, वही चार्ज आ गया सरफेस पर। और एक जो इम्पोर्टेंट बात इसमें देखा कि हर पॉइंट पर डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि हर पॉइंट का सिग्मा कांस्टेंट होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिफाइन किया कंडक्टर का। पहला प्रॉपर्टी डिफाइन किया कि उसके मटेरियल, जहाँ पर भी कंडक्टिंग मटेरियल्स होगा वहाँ पर फील्ड ऑलवेज जीरो होगा, भले ही कंडक्टर के बाहर में कितनों स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों नहीं अप्लाई किया गया हो, उस जहाँ भी मटेरियल होगा वहाँ पर फील्ड जीरो होगा। कंडक्टर यदि अनचार्ज्ड है और वो कोई फील्ड में भी नहीं है तो उसके अंदर का हर पॉइंट पर फील्ड जीरो होगा ही। यदि कंडक्टर अनचार्ज्ड है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो कंडक्टर के सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है। जैसे ये एक आर्बिट्रेरी कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, आप इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस केस में अपने आप इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर इस साइड निगेटिवली चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज सेम अमाउंट में, जिससे कि नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। इधर -q, इधर +q, ये मटेरियल है और अंदर में फील्ड जीरो। तो कंडक्टर अनचार्ज ही है अभी भी, क्योंकि नेट चार्ज जीरो। ये चार्ज तो इंड्यूस्ड चार्ज ऑन कंडक्टर है, इसको इंड्यूस्ड चार्ज ऑन कंडक्टर बोलते हैं। हम लोग बाहर से कोई चार्ज नहीं दिए थे, उस पर कोई फ्री चार्ज जीरो है। और यदि कंडक्टर को किसी फील्ड में नहीं रखे हुए हो और वो अनचार्ज है, तब तो अंदर के हर पॉइंट पर फील्ड उस समय भी जीरो होगा। और इवन इफ उसको आप एक्सटर्नल फील्ड में रख दोगे तब भी उसके अंदर के हर पॉइंट पर जहाँ जहाँ मटेरियल्स होगा वहाँ पर फील्ड जरूर जीरो होगा। लेकिन एक नया बात यहाँ पर कि इसका सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर फील्ड तो जीरो है हर मटेरियल के हर पॉइंट पर, लेकिन कोई चार्ज क्रिएट नहीं है। दूसरी बात, यदि कंडक्टर पर हम लोग बाहर से कहीं से चार्ज दें, जिसको फ्री चार्ज बोलेंगे, ये चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज है, ये फील्ड में रखने के बाद क्रिएट हुआ है ये चार्ज, तो इसको इंड्यूस्ड चार्ज बोलेंगे या बाउंड चार्ज भी इसको बोलते हैं। बाउंड चार्ज, मोर ओवर इसको कभी कभी पोलराइजेशन चार्ज भी बोला जाता है। और ये कंडक्टर है, हम लोग इसमें चार्ज कहीं भी दिया, पूरा मान लो सॉलिड कंडक्टर है, कहीं भी चार्ज डाला तो वो चार्ज आउटर सरफेस पर आ गया, तो ये तो एक चार्ज्ड कंडक्टर है। इस केस में भी अंदर के हर पॉइंट पर फील्ड जीरो और पोटेंशियल कांस्टेंट, लेकिन ये अनचार्ज्ड कंडक्टर है तो यहाँ का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, लेकिन उस कांस्टेंट में जीरो वैल्यू होगा। यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ भी कांस्टेंट, लेकिन कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ भी नेट चार्ज ऑन कंडक्टर जीरो, तो पोटेंशियल जीरो। और इस केस में सिंपली पोटेंशियल कांस्टेंट बोलो, लेकिन वो कांस्टेंट वैल्यू कितना होगा, वो तो जब कोई सिमेट्रिकल चार्ज कंडक्टर लेंगे, जैसे स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल चार्ज कंडक्टर, तब आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली वो पोटेंशियल होगा कितना। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि फील्ड हर पॉइंट पर जीरो होगा और पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम होगा। लेकिन
पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा। कितना होगा वो जब एक सिमेट्रिकल शेप का कंडक्टर होगा तब कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एराइजेज और टर्मिनेट ऑन कंडक्टिंग सरफेस परपेंडिकुलरली। यहाँ पोटेंशियल जो कांस्टेंट बोले वो अंदर सरफेस सब जगह पोटेंशियल, सरफेस का कोई पॉइंट हो या अंदर का पॉइंट हो, सब जगह पोटेंशियल सेम, दैट इज कंडक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड हेंस फील्ड लाइन एराइजेज और टर्मिनेट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली। तो ये चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पर फील्ड लाइन एराइज करेगा कंडक्टिंग सरफेस से। एराइज जो करवाना वो परपेंडिकुलर एराइज होना चाहिए, परपेंडिकुलर एराइज करता हुआ दिखे आपका फील्ड लाइन। और एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर में एग्जिस्ट नहीं करे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में फील्ड जीरो होता है। अब कोई आदमी मान लो इस तरह का कोई फील्ड लाइन ले लेता है, ऐसे मान लो एक फील्ड लाइन लिया तो ये गलत फील्ड लाइन हुआ, ये परपेंडिकुलर नहीं है। ये सब तो परपेंडिकुलर दिख रहा है आपका। एक बात और देखो, मान लो इस टाइप का एक कंडक्टर है और इसमें हम लोग इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज डाल दिया, इधर पॉजिटिव चार्ज। ये सॉलिड कंडक्टर है और इसमें कुछ फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें से कौन फील्ड लाइन सही है कौन गलत है वो चेक करना है। सपोज करो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ऐसा लिया और इसको ऐसे कर दिया। एक फील्ड लाइन हम लोग ऐसा लिया, एक फील्ड लाइन हम लोग ऐसा लिया, एक फील्ड लाइन हम लोग ऐसा लिया, एक फील्ड लाइन हम लोग ऐसा लिया। देखिए इसमें से कौन फील्ड लाइन करेक्ट है, ये फील्ड लाइन गलत एंड ये फील्ड लाइन गलत। ये लाइन क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये लाइन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर से पास कर गया, जबकि कंडक्टर के अंदर का फील्ड जीरो होता है, वहाँ पर कोई फील्ड लाइन नहीं होना चाहिए। और ये फील्ड लाइन क्यों गलत, ये मटेरियल के अंदर से तो पास नहीं कर रहा है, लेकिन ये कंडक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए ये गलत हुआ। ये सब लाइन सही है, ये लाइन मटेरियल से पास भी नहीं कर रहा है और परपेंडिकुलरली भी इंसिडेंट हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। कंडक्टर के अंदर के हर पॉइंट पर फील्ड जीरो, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, हर पॉइंट का मतलब अंदर और सरफेस सब जगह का पोटेंशियल सेम। Hence conducting surface is equipotential surface. Field lines arises or terminate perpendicularly, and if we give some charge from outside at anywhere inside material of conductor, then the charge does not seated at that position, it is rather distributed on outer surface. कहीं भी आप मटेरियल में कहीं भी चार्ज डालो वो वहाँ नहीं रहेगा, वो आउटर सरफेस पर आ जाएगा। एक क्वेश्चंस देखें हम लोग इसमें। देयर आर टू कंसेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग, एक मिनट ए spherical conducting cell having inner and
outer radius R1 and R2 a charge a small q is kept at the center of cell. Find expression for फर्स्ट ऐसे लिखिए, फाइंड फर्स्ट में इनर एंड आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनर एंड आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सेकेंड में एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड at a point now a charge capital Q a charge capital Q is kept at the outer surface of conductor. Find, then find above 2, 1 and 2. देखो ये क्वेश्चन क्या है कि स्फेरिकल सेल है, सेल भी एक तरह से हॉलो स्फेयर ही होता है, लेकिन उसके सरफेस में कुछ थिकनेस होता है जिसको कंप्लीटली, इसलिए इसको स्फेरिकल सेल रीड कर रहे हैं हम लोग, हॉलो स्फेयर नहीं रीड कर रहे हैं। हॉलो स्फेयर तो एग्जैक्टली तब बोलता जब इसका सरफेस थिन सरफेस होता, लेकिन ये एक सेल है कंडक्टिंग सेल, इस रीजन में मटेरियल है और इस रीजन में मटेरियल है, कंडक्टिंग सेल। इसका इनर एंड आउटर रेडियस डिफाइन है R1 एंड R2, और एक चार्ज गिवन है सेंटर पर, सेल के सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज गिवन है। तो यहाँ पर पहले जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि इनर एंड आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करना। देखो ऐसे अचानक यदि देखें हम लोग तो न कंडक्टर का इनर सरफेस पर कोई चार्ज है ना आउटर सरफेस पर चार्ज है, तो बोलोगे चार्ज डेंसिटी 0, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो चार्ज यहाँ रखा, इसके चलते इसके इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस पर चार्ज इंड्यूस्ड होगा। अभी अभी कंसेप्ट क्या देखा था, जब कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। ये कंडक्टर भी, ये कंडक्टिंग सेल भी इस पॉजिटिवली चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसलिए यहाँ पर इंडक्शन फेनोमेना होगा और इंडक्शन फेनोमेना के चलते चार्ज अपीयर होगा कंडक्टिंग सरफेस पर। तो दैट इज ये सेल इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के फील्ड में है, और जब कोई अनचार्ज कंडक्टर फील्ड में होता है एक्सटर्नल फील्ड में, तो उसके सरफेस पर चार्ज इंड्यूस्ड होता है इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में। तो कैसे होगा ये सब देखो, इसका दो तरीका देखिए। ये जो चार्ज है, ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, और आप जानते हो कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली डाइवर्ज करता है।
रेडियली डाइवर्ज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और फील्ड लाइन का ही एक प्रॉपर्टी है कि ये जो लाइंस यहाँ से राइज किया वो इस सेल के इनर सरफेस पर इंसिडेंट हुआ। और लाइन कहाँ पर इंसिडेंट होता है, टर्मिनेट कहाँ करता है, निगेटिव चार्ज पर। दैट इज इस कंडक्टर का इनर सरफेस एक्वायर ए निगेटिवली चार्ज्ड हैविंग चार्ज इक्वल टू Q। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना लाइन, यदि 10 लाइन राइज किया तो 10 ही लाइन टर्मिनेट हुआ, यहाँ पर इस पर 10 ही लाइन टर्मिनेट हुआ। और ऐसा कब होता है? जब अमाउंट ऑफ चार्ज सेम। तो इस चार्ज का फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली अराइज किया यहाँ से और कंडक्टर के इनर सरफेस पर टर्मिनेट हुआ। द फील्ड लाइन अराइजेज फ्रॉम Q प्लस Q terminate on inner surface of cell hence inner surface acquire negative charge of same amount। ये अमाउंट क्यों सेम होगा? क्योंकि 10 लाइन राइज हुआ तो 10 ही लाइन टर्मिनेट भी हुआ। ऐसा तब होता है जब अमाउंट ऑफ चार्ज सेम हो। ये बात प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन में देखा था हम लोग। यदि ये -2Q है और ये +2Q है तो यहाँ से यदि 10 लाइन अराइज कर 6 लाइन मान लो अराइज करवा रहे हो तो 6 ही लाइन वहाँ टर्मिनेट भी होगा। तो नंबर ऑफ लाइन्स अराइजेज फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज will be equal when amount of charge will be same। That is inner surface of conductor। ये जो inner surface है acquired negative charge of same amount। तो इस inner surface पर -Q चार्ज आया। अब since total charge on conductor 0 है, हम लोग का कंडक्टर इनिशियली अनचार्ज है, हम लोग बाहर से कोई चार्ज कंडक्टर पर नहीं रखे हुए हैं, कोई फ्री चार्ज नहीं है कंडक्टर पर। ये चार्ज, ये निगेटिव चार्ज तो इंड्यूस्ड हुआ है और इंड्यूस्ड वाला चार्ज ऑलवेज अपोजिट, ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करता है। यदि -Q प्रोड्यूस हुआ है तो कहीं ना कहीं कंडक्टर पर +Q प्रोड्यूस होगा, जिससे कि चार्ज कंजर्वेशन वैलिड रहे। तो इनिशियली नेट चार्ज 0 था, अभी भी नेट चार्ज 0 होना चाहिए। हैंस इतने ही अमाउंट का चार्ज आपको मजबूरी है कि इसके आउटर सरफेस पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में, कंडक्टर के अंदर में तो चार्ज एग्जिस्ट कर नहीं सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका वैलिड रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि इतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस पर एग्जिस्ट करना होगा। तो टू वैलिड conservation of charge, to valid conservation of charge, same amount of positive charge acquired, induced लिखो इसको, induced on outer surface of conductor। तो अब हम लोग को चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। इनर, सिग्मा इनर, ये +Q/4πε0, सॉरी, चार्ज बाय एरिया। इनर कर रहे हैं तो इनर पर निगेटिव चार्ज है बाय 4π, और इनर सरफेस का एरिया 4πr1²
ऐसे तो डेंसिटी निगेटिव नहीं होता है, यहाँ पर निगेटिव साइन डाल रहे हैं, मीन्स माइनस सिग्मा। और आउटर सरफेस का जो डेंसिटी होगा सिग्मा, ये प्लस क्यू बाय उतने ही अमाउंट का चार्ज आउटर में डेवलप हुआ, लेकिन इसका रेडियस r2 है तो q बाई 4πr2 स्क्वायर, ये हो गया। फिर बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने, एक्सप्रेशन फॉर फील्ड। तो यहां पर 3 पॉइंट पॉसिबल है, 3 पोजीशंस है जहां पर आप फील्ड फाइंड करोगे। एक तो मान लीजिए उस पॉइंट का इसके सेंटर से डिस्टेंस ये सेंटर है सेल का, यहाँ से उस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r है, जूम कर लें तो स्मॉल r में 3 पॉसिबिलिटी। पहला कि स्मॉल r इज लेस देन R1, मीन्स कि वो पॉइंट सेल के अंदर यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट के लिए ये R1 था रेडियस, लेस देन R1, दैट इज जो पॉइंट यहाँ पर क्या होगा फील्ड। तो आप एक गसियन सरफेस ड्रॉ कर लें, स्फेरिकल गसियन सरफेस। जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना वहां पर एक गसियन सरफेस ड्रॉ कर लेना, एक स्फेरिकल गसियन सरफेस। और इस स्फेरिकल गसियन सरफेस जब भी गसियन सरफेस स्फेरिकल होगा तो फ्लक्स हो जाएगा फाई, ये E इंटू 4πr²। और चार्ज इनक्लोज, यहां पर एक चार्ज है प्लस Q, एंड चार्ज इनक्लोज्ड होगा वो प्लस Q। फिर गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो तो फाई इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4πr² इक्वल टू Q इनक्लोज्ड की जगह प्लस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज E इक्वल टू Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉइंट लेस देन R1। अच्छा, और दूसरा केस, इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना दोनों मटेरियल के अंदर। तो मटेरियल के अंदर तो जान रहे हो फील्ड जीरो होता है फील्ड मटेरियल के अंदर। तो ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट लिख दीजिए, या इसको भी मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो दूसरा केस, फील्ड एट ए पॉइंट लाइज इनसाइड मटेरियल। तो इनसाइड मटेरियल के लिए r का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू R1 से ग्रेटर एंड लेस देन R2। वो पॉइंट यदि दिखाएंगे हम लोग, वो ये पॉइंट, इस पॉइंट के लिए ये R1 है, ये R2, दैट इज इस पॉइंट पर का फील्ड। तो सिंस वो पॉइंट मटेरियल के अंदर है, इन दिस केस पॉइंट लाइज इनसाइड मटेरियल, और मटेरियल में फील्ड जीरो होता है। हैंस E बराबर 0, या मैथमेटिकली प्रूव करना इस बात को, तो वो देखो। तो फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट से गसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अभी भी गसियन सरफेस है स्फेरिकल,
इसलिए फ्लक्स आ जाएगा E इंटू 4πr²। एंड चार्ज इनक्लोज्ड प्लस Q प्लस माइनस Q दैट इज 0। ये कैसे? इसके अंदर का नेट चार्ज इनक्लोज्ड में एक ये प्लस Q जो सेंटर पर रखा हुआ है और एक ये माइनस Q जो इनर सरफेस पर इंड्यूस्ड हुआ था ड्यू टू इंडक्शन फेनोमेना, इसलिए नेट चार्ज 0। हैंस फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट दैट इज E इंटू 4πr² इक्वल टू 0 बाई इप्सिलॉन नॉट, हैंस E इक्वल टू 0। तो मटेरियल के अंदर फील्ड 0। अब एक पॉइंट बनता है हम लोग का, वो पॉइंट सपोज करो यहाँ पर है और इस पॉइंट के लिए R का वैल्यू, तीसरा केस स्मॉल r ग्रेटर देन R2, तो फिर यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। इसके अंदर इसके थ्रू का जो फ्लक्स हो जाएगा E इंटू 4πr²। और चार्ज इनक्लोज्ड यहाँ पर 3 गो चार्ज इनक्लोज्ड है इसके अंदर, ये प्लस Q, ये माइनस Q और ये जो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर इंड्यूस्ड हुआ था प्लस Q अमाउंट का, इनर सरफेस पर माइनस Q इंड्यूस्ड हुआ और आउटर पर प्लस Q टू वैलिड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस केस में जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस प्लस Q एट सेंटर माइनस Q एट इनर सरफेस एंड प्लस Q एट आउटर सरफेस, दैट इज ये आ जाएगा कितना, प्लस Q। हैंस फ्रॉम गॉस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट, तो इस केस में Q E का एक्सप्रेशन आएगा Q बाई 4πr²। तो ये रिजल्ट हो गया फॉर द पॉइंट आउटसाइड सेल। ये हो गया E इक्वल टू 0 फॉर R ग्रेटर देन R1 लेस देन R2। तो एक पार्ट कंप्लीट किया हम लोग अपने क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें सेल पर एक एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग बाहर से डाल दिया कैपिटल Q अमाउंट का। एक तो ऑलरेडी पहले से सेंटर पर है स्मॉल q, और अब हम लोग एक एक्स्ट्रा चार्ज Q कैपिटल Q सेल पर आउटर सरफेस पर डाला। सेकेंड पोर्शन न्यूमेरिकल का, ये सेल था, ये मटेरियल और सेंटर पर एक चार्ज था प्लस Q, और बाहर में हम लोग अभी एक एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं कि एक चार्ज कैपिटल Q आउटर सरफेस पर डाल दिए। तो अब वही दो चीज़ फाइंड करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड, चार्ज डेंसिटी, इनर एंड आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एक्सप्रेशन फॉर फील्ड। तो बताओ, इस प्लस Q के चलते तो यहाँ पर माइनस Q इंड्यूस्ड हुआ, इसको अलग दूसरे फिगर में ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा आपका ये प्लस Q, तो इनर पर अपने आप एक चार्ज की इंड्यूस्ड होता है माइनस Q, ये चार्ज माइनस Q, और आउटर पर एक चार्ज इंड्यूस्ड होता है इतने ही अमाउंट का टू वैलिड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो प्लस Q, ये Q इंड्यूस्ड हुआ है, और एक चार्ज हम लोग बाहर से डाल रहे हैं इस पर, ये इंड्यूस्ड इंडक्शन वाला चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज, और ये फ्री चार्ज, बाहर से जो चार्ज डाल रहे हो उसको फ्री चार्ज। तो अब बताओ, अब एक्चुअली इस आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज कितना हुआ, Q प्लस कैपिटल Q, इनर का चार्ज माइनस Q, तो सिग्मा इनर में कोई चेंजिंग नहीं, सिग्मा इनर अभी भी प्लस Q बाई 4πε0, सॉरी चार्ज बाय एरिया, तो इनर सरफेस का एरिया है 4πr1², एंड सिग्मा आउटर में चेंजिंग आएगा क्योंकि आउटर सरफेस पर अब चार्ज Q नहीं रहा, Q प्लस कैपिटल Q हो गया। हम लोग जो बाहर से चार्ज देते हैं कंडक्टर पर,
उसका कोई पार्ट इनर सरफेस पर नहीं आएगा, वो आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4πr² एंड फील्ड की बात करेंगे तो इसके अंदर में फील्ड चेंज नहीं करेगा, यहाँ पर फील्ड उतने ही रहेगा पहले ही जैसा, क्योंकि यहाँ पर वाला फील्ड में यही चार्ज इनक्लोज्ड होगा ओनली। यहाँ पर फील्ड 0 होगा, सिंपली आउटर पॉइंट पर का फील्ड में चेंजिंग आएगा। E = Q/4πε0r² for r less than r1, E = 0 for r greater than r1 less than r2, and E = Q plus capital Q/4πε0 r² r greater than capital R2। देखिए ये न्यूमेरिकल्स को हम लोग कंप्लीट किए। एक दूसरा क्वेश्चंस देखो, देखो फील्ड नियर an arbitrary charged conductor एक आर्बिट्ररी चार्ज कंडक्टर, सपोज कीजिए ये एक आर्बिट्ररी चार्ज कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर चार्ज है, तो चार्ज तो सरफेस पर ही रहेगा। और सपोज करो इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। लेट यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। कंडक्टिंग सरफेस पर चार्ज जो दोगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर पॉइंट का सिग्मा सेम होगा। और इसके नज़दीक में कोई पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट है P, यहाँ का फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए। तो देखिए ये पॉइंट कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट नज़दीक में होना चाहिए। P is the point near conducting surface। Near conducting surface। सिंपली क्या करो, आप एक गसियन सरफेस ड्रॉ करो, सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस। एक सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस इस तरह का आप लें, और ये जो पॉइंट है उस सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस के सर्कुलर बेस पर है। इस सिलेंडर का कुछ पार्ट मटेरियल के अंदर जा रहा है, तो ड्रॉ ए सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस। As shown in figure, इस सिलेंडर में बाहर के पॉइंट पर क्या करें हम लोग, एक यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट करें इन दिस डायरेक्शन। मान लिया जाए फील्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज यूनिफॉर्म एंड इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एज्यूम कर रहे हैं ऐसा, ये तो एक्सपेरिमेंटल बात है कि आप एक चार्ज पार्टिकल को इसके नज़दीक कहीं भी रखोगे तो उस पर सेम अमाउंट का फोर्स लगता है और सेम डायरेक्शन में। दैट इज इसके नज़दीक फील्ड यूनिफॉर्म देखा गया एक्सपेरिमेंटली। गॉस थ्योरम तो हम लोग को फील्ड का डायरेक्शन नहीं बताता है, वो सिंपली फील्ड का मैग्नीट्यूड बताएगा। फील्ड वेरिएबल है या यूनिफॉर्म है, ये सब आपको
एक्सपेरिमेंटली चेक करना होगा कितना है वो फील्ड, ये ओनली देगा गॉस थ्योरम। तो फ्रॉम इट इज ऑब्जर्व दैट देयर एग्जिस्ट यूनिफॉर्म फील्ड near the surface of conductor, सरफेस से ज़्यादा दूर नहीं, सरफेस के नज़दीक एक्सपेरिमेंटली फील्ड यूनिफॉर्म देखा गया है। और पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इधर, निगेटिव होता तो डायरेक्शन इधर, ये सब टोटली एक्सपेरिमेंटल बात। तो अब चले हम लोग फ्लक्स फाइंड करने इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के थ्रू। तो फ्लक्स अक्रॉस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस देखिए इसमें 3 सरफेस है, 2 सर्कुलर सरफेस और एक ये कर्व्ड सरफेस। तीनों के अक्रॉस इंडिविजुअली फ्लक्स फाइंड करें। मान लो इस सर्कुलर सरफेस को S1 से डिनोट करें, इस सर्कुलर सरफेस को S2 से और इस कर्व्ड सरफेस को S3 से। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा ये फाई अक्रॉस S1 प्लस फाई अक्रॉस S2 प्लस फाई अक्रॉस S3। लेकिन S1 के क्रॉस फ्लक्स 0, क्योंकि ये कंडक्टर का मटेरियल के अंदर है। अब मटेरियल में फील्ड 0, इसलिए इसके क्रॉस फ्लक्स 0। फ्लक्स अक्रॉस S1 इज 0 सिंस S1 इज इनसाइड मटेरियल एंड मटेरियल में फील्ड 0 होता है। तो फ्लक्स अक्रॉस S1 इज 0, फाई S1 0, चूंकि E0 ये जो सर्कुलर एरिया है वो फील्ड में नहीं है। और S3 के क्रॉस भी फ्लक्स 0। ये क्यों? S3 का कुछ एरिया तो, S3 एक कर्व सरफेस है, इसका कुछ एरिया तो फील्ड में है ही नहीं। और जो एरिया फील्ड में है वहाँ पर फील्ड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और आप एरिया लोगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर आएगा, यानी एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो ये इसलिए 0 हुआ क्योंकि फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। चूँकि फ्लक्स बराबर होता है E डॉट डी एस ना, इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस, और 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। कहीं भी इस कर्व सरफेस में से कहीं भी एक एलिमेंट लेंगे तो उस एलिमेंट का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप मान रहे हो हॉरिजॉन्टली, और ओनली S1 के क्रॉस, इस एरिया के क्रॉस ओनली फ्लक्स आएगा। और इसमें फील्ड वेक्टर और इसमें से कोई एलिमेंट लेंगे तो उसका एरिया वेक्टर भी इधर ही जाएगा। इस सर्कुलर सरफेस में से कोई एलिमेंट लेते हो तो उस एलिमेंट का एरिया वेक्टर भी हॉरिजॉन्टल, अब फील्ड तो एक्सपेरिमेंटली हॉरिजॉन्टल देखा ही गया। तो फाई S1 जो हो जाएगा वो इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस, E यूनिफॉर्म है बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रल s, और E वेक्टर और s वेक्टर का एंगल 0 डिग्री, तो ES cos 0 डिग्री। ये S1 था, इसमें से कोई एलिमेंट लिया हम लोग, तो इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर, अब फील्ड वेक्टर तो हॉरिजॉन्टली मान ही रहे थे आप, ये हुआ। तो द टोटल फ्लक्स फाई टोटल 0 प्लस ES प्लस ES1 डाल दीजिए यहाँ पर, प्लस 0, ये हुआ टोटल फ्लक्स। अब चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड करें हम लोग। तो देखो ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस,
इस कंडक्टिंग सरफेस में से एक सर्कुलर डिस्क को इंटरसेक्ट करेगा। बहुत जितना आप इसको स्मॉल करेंगे सिलेंडर का, ये जितना स्मॉल रेडियस का सिलेंडर लेंगे, ये जो छोटा सा एरिया निकलेगा वो सर्कुलर नेचर का एग्जैक्टली आएगा। एक तो ये तो एक्चुअली आर्बिट्ररी शेप का है, लेकिन कोई आर्बिट्ररी एरिया में से भी एक छोटा सा एरिया की, सर्कुलर एरिया की बात करें, ये बहुत छोटा हो तो इसको सर्कुलर डिस्क माना जा सकता है। ये सर्कुलर चार्ज डिस्क को इंटरसेक्ट करेगा। तो आवर सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस Gaussian surface enclose a circular charge disk. A circular charge disk from conductor. और सर्कुलर चार्ज डिस्क का एरिया सिलेंडर के ही सर्कुलर एरिया के बराबर, ये सब एरिया यूनिफॉर्म सिलेंडर है ये, तो ये जो सर्कुलर डिस्क इंटरसेक्ट होगा उसका भी एरिया S1 के बराबर, फ्रॉम कंडक्टर हैविंग एरिया S1। इसलिए इस सर्कुलर चार्ज डिस्क पर का जो चार्ज हो जाएगा वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। ये एक सर्कुलर चार्ज डिस्क है जिसका एरिया इसी के एरिया के बराबर, इसलिए चार्ज इनक्लोज्ड सिग्मा इंटू S1, यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा, तो S1 एरिया का चार्ज सिग्मा S1। फ्रॉम गॉस थ्योरम phi equal to q enclosed by epsilon naught, that is ES1 equal to q enclosed sigma S1 by epsilon naught, thus E equal to sigma by epsilon naught। तो ये आया एक्सप्रेशन फॉर फील्ड ड्यू टू an arbitrary charged conductor at a point near it। तो ये एक arbitrary charged conductor था। इस कंडक्टर पर चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर पॉइंट का सिग्मा सेम होगा। तो इसके नज़दीक के किसी पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कहीं भी लेंगे तो कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस तरह से होगा सब पॉइंट पर, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फील्ड लाइन ऑलवेज राइजेस परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। इस तरह से आप दिखा सकते हो फील्ड के डायरेक्शन को। तो ये एक क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक या क्वेश्चन, इसको समझो। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन चार्ज कंडक्टर। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ चार्ज कंडक्टर। अभी जो एक आर्बिट्ररी कंडक्टर लिया था वही आर्बिट्ररी चार्ज कंडक्टर लेते हैं हम लोग, और इसके यूनिट एरिया पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ये किसी फील्ड में नहीं है, ये अपने ही चार्ज के चलते अपने ही पर फोर्स लगाता है। एक्चुअली कैसे, देखो आप कोई एक एलिमेंट कंसीडर करें इसमें से, इस चार्ज कंडक्टर में से कहीं से भी
एक एलिमेंट लो, तो ये चार्ज्ड एलिमेंट, ये जो चार्ज एलिमेंट है वो अब जितने भी एलिमेंट बच गया या रेस्ट चार्ज बोलिए, उस रेस्ट चार्ज के कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ये एलिमेंट। तो आप इस कंडक्टर में से कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, एक चार्ज एलिमेंट, तो वो रेस्ट चार्ज के फील्ड में लाई कर रहा होगा और वो फील्ड, रेस्ट चार्ज वाला फील्ड उस एलिमेंट पर फोर्स लगाएगा। ये बात कोई भी एलिमेंट लेंगे उसके लिए वैलिड होगा। तो एनी चार्ज एलिमेंट ऑफ दिस चार्ज कंडक्टिंग कंडक्टर, एनी चार्ज एलिमेंट of this conductor will be in the field of rest charge. Which exert force on element कहीं से भी आप एक एलिमेंट यहाँ ले लो, तो अब ये एलिमेंट उस एलिमेंट पर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज एलिमेंट भी उस चार्ज एलिमेंट पर फोर्स लगाएगा, और इस सब एलिमेंट का अपना एक कंबाइंड फील्ड होगा इस एलिमेंट के पोजीशन पर, वो फील्ड उस एलिमेंट पर फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग को, इस एलिमेंट के पोजीशन पर रेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो फर्स्ट वी फाइंड field at the position of element due to rest charge। अब ये कैसे निकलेगा, रेस्ट चार्ज का एलिमेंट के पोजीशन पर का फील्ड क्या है, ये भी बहुत सिंपल। कैसे, आप एक पॉइंट कंसीडर करें मटेरियल के अंदर, लेकिन इस एलिमेंट के नजदीक। कंसीडर ए पॉइंट इनसाइड मटेरियल नियर एलिमेंट। और इस पॉइंट पर भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक एलिमेंट का फील्ड होगा और एक रेस्ट चार्ज वाला फील्ड होगा। देन देयर आर टू फील्ड एट दिस पॉइंट। इसको 1 2 करके लिखे। एक फील्ड होगा फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, इसको डिनोट कर ले हम लोग वेक्टर ई एलिमेंट। और एक फील्ड रेस्ट चार्ज का, सेकेंड फील्ड ड्यू टू रेस्ट चार्ज, वेक्टर ई रेस्ट। अब पता नहीं इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये इस पॉइंट पर दो फील्ड हुआ, एक इस चार्ज एलिमेंट का फील्ड हुआ, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इधर ही होगा, ये ई ड्यू टू एलिमेंट। और ये तो बहुत छोटा है, एक सीट समझ सकते हो, एक चार्ज सीट समझ सकते हो आप इसको।
एक थिन चार्ज सीट, प्लेन सीट समझा जा सकता है। कोई आर्बिट्रेरी चार्ज सरफेस भी अपने नज़दीक वाले पॉइंट के लिए एक प्लेन सीट की तरह बिहेव कर सकता है, तो उसका फील्ड सीट के परपेंडिकुलर होता है। वो इस तरह से आप डायरेक्शन ई एलिमेंट का दिखा सकते हो, लेकिन ये तो आर्बिट्रेरी है, इसका फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा पता नहीं। जो भी हो, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि सिंस P इज द पॉइंट इनसाइड कंडक्टर, P कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है, तो वहां का नेट फील्ड 0 आना चाहिए। सिंस P इज द पॉइंट inside conductor, hence resultant net field at P must be 0. That is E due to element plus E due to rest equal to 0, and hence E due to element equal to minus E due to rest। ये एक रिलेशन आया कि एलिमेंट वाला फील्ड और रेस्ट चार्ज वाला फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। यदि इधर आप एलिमेंट वाला फील्ड दिखा रहे हो तो इधर होगा रेस्ट चार्ज का फील्ड, क्योंकि नेट फील्ड P पॉइंट पर 0 होना है। P पॉइंट मटेरियल के अंदर है। अब ये रेस्ट वाला फील्ड करना चाहिए हम लोग को तो रेस्ट चार्ज वाला फील्ड फाइंड करना है उस एलिमेंट के पोजीशन पर। ये एलिमेंट वाला फील्ड इजीली आ सकता है। वो कैसे? आप अपने एलिमेंट को एक थिन प्लेन चार्ज सीट समझ सकते हैं। P पॉइंट के लिए कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस नजदीक वाले पॉइंट के लिए एक सीट की तरह बिहेव कर सकता है। तो सिंस P is close to element, hence element behaves as a thin charge sheet, a thin plane charge sheet, long charge sheet, ऐसा केस, ये केस हम लोग गॉस थ्योरम में किया था। ये एक प्लेन सीट था, इनफाइनाइट प्लेन सीट, चार्ज सीट, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो नज़दीक के पॉइंट पर जो फील्ड होता था सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, यदि एक ही तरफ चार्ज है तो। यदि कंडक्टिंग प्लेन सीट है आपके पास, ये एक कंडक्टिंग प्लेन सीट है, इस प्लेन सीट कंडक्टिंग प्लेन सीट का दोनों साइड, दोनों सरफेस पर चार्ज होगा, तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और एक सरफेस पर ओनली चार्ज है तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो ये आप इस एलिमेंट को एक प्लेन सीट मान रहे हो, उसमें एक ही साइड चार्ज है, ओनली आउटर साइड है, इनर साइड चार्ज नहीं है। इस सीट में ओनली इधर ही चार्ज है, इधर चार्ज नहीं है। तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, and element behaves as this figure, seat, charge seat। एलिमेंट को आप एक प्लेन चार्ज सीट मान से, लॉन्ग प्लेन चार्ज सीट, क्योंकि P पॉइंट उसके नज़दीक है। नज़दीक वाले पॉइंट के लिए वो इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा, स्मॉल एलिमेंट भी। तो ये सब है। तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ड्यू टू एलिमेंट sigma by 2 epsilon naught, hence magnitude of rest
फील्ड ड्यू टू रेस्ट चार्ज इज ऑल्सो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अभी डिराइव किया था अभी डिराइव किया था हम लोग ई रेस्ट इज इक्वल एंड अपोजिट टू ई एलिमेंट। तो फाइनली उस एलिमेंट पर फोर्स कितना लगेगा, एलिमेंट पर फोर्स कौन लगाएगा, रेस्ट चार्ज वाला फील्ड लगाएगा। आप निकाले हो P पोजीशन पर का फील्ड ड्यू टू दिस रेस्ट चार्ज, लेकिन P चूंकि एलिमेंट के जस्ट नज़दीक है तो आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग एलिमेंट के पोजीशन पर का फील्ड फाइंड किया ड्यू टू रेस्ट चार्ज। रियली में एलिमेंट के पोजीशन पर का नहीं निकालें फील्ड, एलिमेंट के नज़दीक के किसी पॉइंट पर, उसको हम लोग एलिमेंट के पोजीशन पर का फील्ड मान सकते हैं। तो 10 फील्ड एट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट ड्यू टू रेस्ट चार्ज sigma by 2 epsilon naught, hence force on element इसको df से डिनोट करो इस फोर्स को। तो उस एलिमेंट पर का चार्ज कितना, सिग्मा इंटू ds। मान लीजिए उस एलिमेंट का एरिया है ds, उस एलिमेंट का एरिया ds इस एलिमेंट का, और यहाँ का फील्ड निकला सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, हैंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा बाई स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। तो ये आया फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, आर्बिट्रेरी कंडक्टर कोई भी शेप का हो। थैंक यू।